नमस्कार दोस्तों, संपूर्ण एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज अपन राज्य लोक सेवा आयोग की बात करेंगे। पिछले क्लासेस की अगर अपन बात करें, अपन ने बहुत सारे आयोग कंप्लीट कर लिए हैं। जैसे संघ लोक सेवा आयोग की हमने बात करी थी, उसी के अंतर्गत आज अपन राज्य लोक सेवा आयोग की बात करेंगे, जिसके अंतर्गत अपन मध्य प्रदेश के अंतर्गत राज्य लोक सेवा आयोग देखेंगे और बहुत शानदार तरीके से चीज़ें देखेंगे। अगर अपन बात करें, देखो जैसे मैंने आप लोगों को संघ लोक सेवा आयोग पढ़ाया था भारत के अंतर्गत, जब मैंने आप लोगों को संघ लोक सेवा आयोग पढ़ाया था उसके अंतर्गत मैंने देखो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बताई थी और उसमें ये भी बताया था कि जो आर्टिकल 315 है, 315 से लेकर 323 तक की जो मैंने आप लोगों को चीज़ें बताई थी, है ना, उसमें आप लोगों को मैंने ये भी बताया था कि जैसे कि भारत के अंतर्गत जैसे एक संघ लोक सेवा आयोग की व्यवस्था की गई है, तो उसी आर्टिकल में ये भी बताया कि राज्य के अंतर्गत भी एक क्या होगा, आपका राज्य लोक सेवा आयोग होगा। तो अपन उसको बहुत शानदार तरीके से चीज़ों को सीखेंगे और एक एक करके बहुत स्टेप बाय स्टेप करके चीज़ों को अपन सीखेंगे। तो यहाँ पर अपन स्टार्ट करते हैं राज्य लोक सेवा आयोग, जिसकी एक अपन पृष्ठभूमि बना लेते हैं, जिसके अंतर्गत अपन सामान्य परिचय पे सामान्य जो है हमारा सामान्य परिचय पर सबसे पहले हम चर्चा करेंगे और ये देखेंगे कि इसके अंतर्गत आपके प्रीलिम्स फैक्ट कहाँ से कौन कौन से बनेंगे, है ना। तो देखो सामान्य परिचय के अंतर्गत में आप लोगों को सारे प्रीलिम्स फैक्ट जो है आप लोगों की एग्जाम में जो बनेंगे वो सारे कवर करवा देंगे। फिर हम इसके आगे बात करेंगे इसके महत्वपूर्ण आर्टिकलों पर। इस तरीके से अपन सारा टॉपिक कवर करेंगे और गारंटी के और दावे के साथ मैं आप लोगों को ये कह सकता हूँ कि जो है यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा और बहुत साविस्तार तरीके से आपको चीज़ों को मैं पढ़ाऊंगा। तो आइए अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मेरे दोस्तों, जब हम राज्य लोक सेवा आयोग पढ़ते हैं तो हम ये पता होना चाहिए कि उसका गठन कब किया गया था। तो जो है जब आपका मध्य प्रदेश का गठन किया गया था उसी समय इसका गठन किया गया था 1 नवंबर 1956 को यह गठन इसका किया गया था। अब मुझे एक बात बताइए, यह एक जो है आपका संवैधानिक निकाय है। जैसे कि मैंने आप लोगों को जब संघ लोक सेवा आयोग पढ़ाया था भारत के अंतर्गत, जब मैंने वो कहा था कि यह एक संवैधानिक आयोग है, मतलब कि जो इसकी प्रकृति है वह कैसी है, आपकी जो है एक संवैधानिक निकाय है, मतलब कि इसका जो उल्लेख किया गया है वह कहाँ किया गया है, संविधान के अंतर्गत किया गया है। अब जब संविधान के अंतर्गत उल्लेख किया गया है तो कहाँ पर किया गया है, तो हम ये बात करते हैं तो भारतीय संविधान के अंतर्गत भाग 14 में अनुच्छेद 315 से लगाकर 323 तक जो है इसके प्रावधान दिए गए हुए हैं। 315 से लगाकर 323 तक इसके प्रावधान दिए गए हैं। वहीं अगर अपन जो है यहाँ पर बात करते हैं, एक क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर ये पूछेगा, देखो अब मैं आप लोगों को बहुत सटीक तरीके से ये बता देना चाहता हूँ कि जब आपसे ये गठन पूछेगा तो गठन ये पूछेगा, तो गठन जब पूछेगा तो हमें पता है कि भाई भारतीय संविधान के भाग 14 अनुच्छेद 315 से लगाकर 323 तक इसका गठन किया गया है। लेकिन जब आपसे पूछेगा राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम कि कौन सी धारा के अंतर्गत इसका गठन का प्रावधान दे रखा है, तो मेरे दोस्तों राज्य पुनर्गठन आयोग की धारा 118 3 के अंतर्गत इसका गठन का प्रावधान दे रखा है। मेरे दोस्तों यह एक जो है संवैधानिक निकाय है। मेरे दोस्तों क्या है, ये एक संवैधानिक निकाय है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यहाँ पर अगर अपन चर्चा करें मेरे दोस्तों, यहाँ पर जब हम चर्चा करते हैं तो ये देखते हैं कि इसने अपना जो कार्य करना आरंभ किया था, कार्य करना जो प्रारंभ किया था मेरे दोस्तों, वो किया था आपका 1957 के अंतर्गत जो है इसने अपना कार्य करना यहाँ पर आरंभ किया था। वहीं अगर अपन बात करें, इसने जो सबसे पहली परीक्षा आयोजित करवाई थी, इसकी जो प्रथम परीक्षा इसने जब आयोजित करवाई थी तो कब करवाई थी, आपकी 1958 के अंतर्गत करवाई थी। वहीं अगर अपन बात करें, इसके जो पहले अध्यक्ष थे मेरे दोस्तों, याद रखना मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो पहले अध्यक्ष थे, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% बनेगा, इसलिए याद रखना कि जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के पहले जो प्रथम जो हमारे अध्यक्ष थे, प्रथम अध्यक्ष की अगर अपन बात करते हैं तो वह कौन से थे, आपके DB रेगे, है ना, DB रेगे। वहीं अगर अपन वर्तमान अध्यक्ष की बात करते हैं तो वर्तमान की जब हम बात करते हैं तो जो हमारे राजेश लाल मेहरा हैं, राजेश लाल मेहरा वो हमारे वर्तमान अध्यक्ष हैं। याद रखना जब हमसे प्रथम अध्यक्ष की बात करेगा तो हमें बताना है DB रेगे, वहीं हमसे बात करेगा राजेश लाल मेहरा की, तो ये हमारे वर्तमान अध्यक्ष है। मेरे दोस्तों यहाँ पर जब हम इसकी सदस्य संख्या की बात करते हैं तो वर्तमान में जो इसकी सदस्य संख्या है मेरे दोस्तों 1+4, मतलब कि कुल मिलाकर 5 सदस्य हैं, जिसमें से एक अध्यक्ष है और 4 अन्य सदस्य हैं। अभी तक ये देखने को हमें मिला है कि कोई भी महिला अभी तक इसके अध्यक्ष पद पर जो है नियुक्त नहीं की गई है। वहीं अपन इसके मुख्य सचिव की बात करें, इसके मुख्य जब हम सचिव की बात करते हैं मेरे दोस्तों, तो इसके जो प्रथम मुख्य सचिव थे वो कौन थे, आपके जो प्रथम
प्रथम जो हमारे मुख्य सचिव थे वो थे आपके एच.एस. कामत, एच.एस. कामत थे। वहीं अगर अपन वर्तमान की बात करते हैं, जब हम वर्तमान की बात करते हैं तो इकबाल सिंह बेस जो है हमारे, इकबाल सिंह बेस जो है हमारे वर्तमान के अध्यक्ष हैं, है ना। तो यहाँ पर हमने एक ऑल ओवर व्यू देखा है, जैसे हमें ये पता चला है कि इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हमें देखना है और क्या क्या चीज़ें हमें जो है हमें यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हो, है ना, और इसको चाहो तो कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हो, है ना। अगर अपन बात करें यहाँ पर अब हम एक एक करके चीज़ों को समझेंगे और जब हम देखेंगे कि 315 के अंतर्गत जो है अगर अपन 315 से लगाकर आर्टिकल जो है हमारा 315 से लगाकर हम 323 तक बहुत शानदार तरीके से चीज़ों को सीखेंगे, है ना। तो ये आप चीज़ें उतार लीजिए, तो फिर मैं इसको रफ कर देता हूँ, है ना। देखिए आर्टिकल 315 हमारा क्या कहता है, आर्टिकल 315 हमारा ये कहता है कि राज्य के अंतर्गत एक राज्य लोक सेवा आयोग होगा। ठीक है, क्या कहा, 315 हमारा ये कहता है कि राज्य के अंतर्गत एक जो है राज्य लोक सेवा आयोग होगा। वहीं अगर अपन 316 की बात करते हैं तो आर्टिकल 316 हमारा ये कहता है, आर्टिकल 316 हमारा जो है नियुक्ति एवं योग्यता की बात करता है, योग्यता की बात करता है मेरे दोस्तों। तो यहाँ पर अगर अपन बात करें इसके अध्यक्ष की नियुक्ति, इसके नियुक्ति किसके माध्यम से की जाती है, राज्यपाल के माध्यम से की जाती है ना, राज्यपाल के माध्यम से की जाती है। वहीं अगर अपन योग्यता की बात करें तो मेरे दोस्तों जो योग्यता निर्धारित की गई है वह ये निर्धारित की गई है कि इसके जो आधे सदस्य होंगे वह 10 वर्ष तक राज्य सरकार या केंद्र सरकार में, राज्य सरकार या केंद्र सरकार में जो है प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर उन्होंने काम किया हो, प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर काम किया हो। तो यहाँ पर हम नियुक्ति की बात करते हैं तो नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। योग्यता की बात करते हैं तो आधे से आधे जो इसके सदस्य होंगे उनके लिए जो योग्यता यह निर्धारित की गई है कि वह 10 वर्ष तक उन्होंने जो है राज्य सरकार या केंद्र सरकार के अधीन प्रशासनिक अधिकारी के रूप में काम किया हो, ये उसकी योग्यता के रूप में हमने देखा है। वहीं अगर अपन 316 सबसेक्शन 1 की बात करते हैं, 316 सबसेक्शन 1 की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि इसके अंतर्गत कार्यवाहक अध्यक्ष की बात की गई है, है ना। एक्टिंग पर्सन की यहाँ पर बात की गई है और अध्यक्ष जो है कार्यवाहक अध्यक्ष, इसकी जो नियुक्ति की अगर अपन बात करें, इसकी नियुक्ति मेरे दोस्तों कौन करता है। हमसे पूछेगा कि कार्यवाहक राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो मेरे दोस्तों कार्यवाहक अध्यक्ष की जो नियुक्ति है वह आपका राज्यपाल करता है। जब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और हम ये देखते हैं, इसको हम करंट के मुद्दे से थोड़ा सा हम जोड़ के देखें तो आपको ये पता चलता है कि अभी थोड़े वर्षों पहले की बात है, 1 वर्ष पहले की बात है, जो है हमारे भास्कर चौबे जी जो लोक सेवा के अध्यक्ष थे, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष थे, जब उनका रिटायरमेंट हुआ, रिटायरमेंट के बाद जो है उनका पद खाली हो गया और उस पद पर खाली होने के बाद जब उनका पद खाली हो गया था तब अध्यक्ष के रूप में किसी को भी नियुक्त नहीं किया गया। जब माननीय राज्यपाल जी ने क्या किया था, राजेश लाल मेहरा जी को जो है आपका कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया था। तो जब कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया था वह आर्टिकल जो है आपका 316(1) के अंतर्गत ही उन्होंने ये ऐसा काम किया था, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता चल गई है। और वर्तमान में हम अभी बात करें तो वर्तमान में अभी पता है कि राजेश लाल मेहरा ही हमारे क्या हैं, जो है आपके लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं। लेकिन इसके पहले की बात करें तो इसके पहले वे कार्यवाहक के रूप में भी काम कर चुके हैं। आगे जब हम बढ़ते हैं तो 316(1) की हमने बात की। अब हम 316 जब 2 की बात करते हैं तो 2 के अंतर्गत हमें क्या देखने को मिलता है मेरे दोस्तों, 2 के अंतर्गत आपको पदावधि देखने को मिलेगी, कार्यकाल देखने को मिलेगा और त्यागपत्र किसको देगा हमें ये पता होना चाहिए मेरे दोस्तों। तो पदावधि की जब हम बात करते हैं तो मेरे दोस्तों 316(2) के अंतर्गत हमें पदावधि की जब हम बात करते हैं तो इनकी पदावधि जो होती है आपकी 65 वर्ष होती है मेरे दोस्तों, 65 वर्ष होती है। कार्यकाल इनका 6 वर्ष का होता है मेरे दोस्तों, 6 वर्ष का होता है। और त्यागपत्र किसको देते हैं मेरे दोस्तों, त्यागपत्र ये राज्यपाल को देते हैं, राज्यपाल को यह क्या करते हैं त्यागपत्र देखते हैं, है ना। ऐसे आप शॉर्ट फॉर्म में भी अगर जो है एक नोट्स बना के रखोगे ना, आपके साथ में बहुत शानदार तरीके से चीज़ों का संग्रह हो जाएगा। और जब आप रिवीजन करोगे तो एक नज़र में आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी और ये जो प्रोफार्मा सेट हो जाएगा जिससे आप लोगों को रिवीजन करने में बहुत ही आसानी होगी।
जब हम बात करते हैं 316(2) की, इसमें पदावधि की बात करते हैं तो इनकी जो पदावधि है 65 वर्ष है और 6 वर्ष इनका कार्यकाल है। जो भी पहले हो जाएगा उस समय ये रिटायरमेंट ले लेंगे मेरे दोस्तों। यहाँ पर जब हम बात करते हैं इनके कार्यकाल की कुछ 6 वर्ष है, ये अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? राज्यपाल को देते हैं। ये सारी चीज़ें आपकी किसके अंतर्गत दी हुई हैं? जो 316(2) के अंतर्गत दी हुई हैं, है ना। 317 की जब हम बात करते हैं, देखो 317 के अंतर्गत क्या दिया हुआ है? 317 के अंतर्गत जो है आपका जो है हटाने की प्रक्रिया दी हुई है, पद से हटाने की पद से हटाने की जो है प्रक्रिया दी हुई है मेरे दोस्तों। तो पद से इसे कौन हटाएगा मेरे दोस्तों? राष्ट्रपति के माध्यम से इसे पद से हटाया जा सकता है, यानी बर्खास्त किया जा सकता है मेरे दोस्तों। अब एक चीज़ अब याद रखना, बहुत शानदार तरीके से आप लोगों को एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। देखो जब आपसे जो है नियुक्ति की बात करेगा तो नियुक्ति इनकी किसके माध्यम से की जाती है? यहाँ पर हमने देखा नियुक्ति राज्यपाल के माध्यम से की जाती है। लेकिन जब हम जो है संघ लोक सेवा आयोग की बात करते हैं, देखो हम जब संघ लोक सेवा आयोग की बात करते हैं, याद रखना जब हम संघ लोक सेवा आयोग की बात करते हैं तो इनकी नियुक्ति किसके माध्यम से की जाती थी? राष्ट्रपति के माध्यम से की जाती थी। और इन्हें जो पद से मुक्त किया जाता था वह भी राष्ट्रपति के माध्यम से किया जाता था। लेकिन इस मामले में जब हम राज्य लोक सेवा आयोग की बात करते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग की जब हम बात करते हैं तो इनकी जो नियुक्ति किसके माध्यम से की जाती है? इनकी नियुक्ति राज्यपाल के माध्यम से की जाती है। इनकी नियुक्ति किसके माध्यम से की जाती है? राज्यपाल के माध्यम से की जाती है। लेकिन इनको हटाने की जो प्रक्रिया है, मतलब कि इनको पद से कौन मुक्त कर सकता है, मतलब इनको पद से कौन हटा सकता है? तो याद रखना मेरे दोस्तों, राष्ट्रपति के माध्यम से इन्हें हटाया जाता है। अब आपको जो है ऑप्शन में क्या देखने को मिलेगा? आपको ऑप्शन में राज्यपाल भी देखने को मिलेगा, लेकिन राज्यपाल आप बिल्कुल भी लगाकर मत आना, क्योंकि वो आंसर गलत है। अगर हम राज्य लोक सेवा आयोग की बात करते हैं तो यहाँ पर नियुक्ति राज्यपाल के माध्यम से जरूर की जाती है, लेकिन उसे हटाने के जो अधिकार हैं वह किसके पास हैं? वो है आपके राष्ट्रपति के पास हैं। और किस माध्यम से उसे हटाया जा सकता है? एक तो संवैधानिक कदाचार के अक्षमता के मामले में, और अक्षमता और संवैधानिक कदाचार के माध्यम से, संवैधानिक कदाचार के आधार पर, देखो एक तो अक्षमता के आधार पर हटा सकता है और संवैधानिक कदाचार के माध्यम से हटा सकता है। लेकिन कैसे हटाएगा? इसके पहले, हटाने से पहले वो क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट की जांच करवाना अनिवार्य है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा? 317 के अंतर्गत हमने ये देखा कि इसे पद से हटाने की प्रक्रिया दी गई है। इसे पद से कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति हटा सकता है। अक्षमता के आधार पर हटा सकता है, संवैधानिक कदाचार के आधार पर भी हटा सकता है यहाँ पर। और इसके पहले वे क्या करेगा? इसके पहले उसे सुप्रीम कोर्ट से जांच करने का जो है, सुप्रीम कोर्ट से जांच के माध्यम से इसे हटाया जा सकता है ना। तो ये सारी चीजें हमने देखी हैं। इसके अंतर्गत हमने 315 देखा, 16 देखा, 316 सबसेक्शन ए भी देखा, सबसेक्शन 2 भी देखा है, 317 भी देखा है। अब हम बात करते हैं 318 की, 319, 320, 321 और 323 की बात करते हैं। उसके अंतर्गत क्या क्या प्रावधान दे रखे हैं वो बहुत शानदार तरीके से अपन सीखेंगे। देखो अब अपन बात करते हैं आर्टिकल 318 की। 318 जो हमारा आर्टिकल है वह हमारा क्या कहता है? 318 के अंतर्गत अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवा एवं शर्तें, वेतन आदि का निर्धारण कौन करेगा मेरे दोस्तों? आदि का निर्धारण कौन करता है? राज्यपाल करता है। याद रखना है ना। अब अपने एक बात आपको बहुत शानदार, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं कि अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवा शर्तें एवं वेतन आदि का निर्धारण कौन करता है? राज्यपाल करता है। लेकिन आप देखोगे संविधान को जब आप पढ़ोगे आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि इसके वेतन एवं भत्ते आदि का निर्धारण करने का उल्लेख संविधान के अंतर्गत कहीं नहीं किया गया है। लेकिन फिर भी हमें आप लोगों को ये पढ़ा रहा हूं कि इनके निर्धारण करना कौन करता है? इनका निर्धारण तो राज्यपाल करता है, लेकिन संविधान में कहीं भी ये उल्लेखित नहीं है। अब राज्यपाल अगर इनका निर्धारण करेगा, किस माध्यम से करेगा? स्वविवेक के आधार पर करेगा कि भाई मुझे जो है इस अध्यक्ष को कितनी सैलरी देनी है, इसके सदस्य हैं कितनी सैलरी इसको देनी है। लेकिन राज्यपाल स्वविवेक से ये निर्णय जरूर लेता है, लेकिन ऐसा तो राज्यपाल आप कभी नहीं कर सकता कि भाई इसको 40,000 सैलरी दे दो, इसको 50,000 सैलरी दे दो, इसको 10,000 सैलरी दे दो। यह निर्धारण वह स्वविवेक से तो करता है, लेकिन किस नियम के आधार पर करता है ये आप लोगों को समझना जरूरी है। ये जो निर्धारण किया जाएगा राज्यपाल द्वारा, वेतन एवं भत्तों का निर्धारण जो राज्यपाल द्वारा किया जाएगा वह किस अधिनियम के तहत किया जाएगा आप लोगों को यह पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश लोक सेवा शर्त नियम 1973 के आधार पर राज्यपाल क्या करेगा? इनका जो है वेतन भत्तों का निर्धारण करेगा। याद रखना कौन से नियम के आधार पर? मध्य प्रदेश लोक सेवा शर्त अधिनियम 1973 के आधार पर वह यह निर्धारित कर सकता है कि इन्हें कितना वेतन दिया जाना चाहिए। अब इसकी धारा 3 क्या कहती है और धारा 4 क्या कहती है? देखो धारा 3 ये कहती है, मध्य प्रदेश लोक सेवा अधिनियम 1973 की धारा 3 ये कहती है कि इसके अंतर्गत जो सदस्यों की संख्या होती है अधिकतम 7 नहीं होना चाहिए। अब देखो जब मैंने आप लोगों को एकदम सामान्य परिचय जब इसका पढ़ाया था उसमें मैंने आप लोगों को यह बताया था कि वर्तमान में जो संख्या है
वर्तमान में जो संख्या है वह कितनी है, 1+4 है, मतलब कि 5 सदस्य है। लेकिन इसकी संख्या मेरे दोस्तों समय समय पर बढ़ाई एवं घटाई जा सकती है। यह निर्धारण करने का भी अधिकार किसका होता है, राज्यपाल का होता है मेरे दोस्तों। तो अभी वर्तमान में अगर अपन बात करें वह कितने सदस्य हैं, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में 5 सदस्य हैं। लेकिन इस नियम के आधार पर अगर अपन देखें धारा 3 के आधार पर सदस्यों की संख्या 7 भी की जा सकती है। अब अपन बात कर लें वेतन एवं भत्तों को किस तरीके से निर्धारित किया जाएगा, तो इसी अधिनियम की धारा 4 में यह दिया गया है कि जो हमारा लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष होता है, राज्य लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष होता है, उसकी सैलरी कितनी होगी, जितनी की राजस्व विभाग के अध्यक्ष की सैलरी होगी, वेतन होगी, उतनी ही सैलरी किसकी होगी, आपके राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की होगी। अगर अपन सदस्यों की बात करें तो सदस्यों की सैलरी कितनी होगी, यहाँ पर कितना वेतन होगा, जितना कि राजस्व विभाग के सदस्यों की जो वेतन होगी उतनी ही यहाँ पर इनकी जो है राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की वेतन को निर्धारित किया गया है। अब आप लोगों को चीजें बहुत शानदार तरीके से समझ में आ गई होंगी। देखो संविधान के अंतर्गत उसका उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन राज्यपाल को यह स्वविवेक से निर्णय लेने का क्या है, आप लोगों को अधिकार है। अब किस आधार पर यह निर्णय लेता है, तो इस नियम के आधार पर वह यह निर्णय लेता है कि इनकी वेतन कितनी होगी, इतनी सैलरी कितनी होगी। जो है इस सदस्यों की सैलरी की बात करें, अध्यक्ष की सैलरी की बात करें, तो ये इसी अधिनियम के आधार पर जो है आप लोगों का किया जाता है, निर्धारित किया जाता है। और ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम में 110% बनने के चांसेस रहेंगे। आपसे पूछ सकता है, जब पेपर आप लोगों का थोड़ा सा टफ बनाना होगा, आपसे वो पूछ सकता है कि जो सेवाओं, वेतन और भत्तों का निर्धारण जो किया जाता है राज्यपाल द्वारा, वह किस अधिनियम के माध्यम से किया जाता है। तो याद रखना 1973 अधिनियम के आधार पर आपका किया जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि 319 आर्टिकल हमारा ये क्या कहता है। तो आर्टिकल 319 हमारा ये कहता है कि पुनः नियुक्ति नहीं की जा सकती। अब आप लोगों को मैं बात बताता हूँ, बहुत शानदार तरीके से मैं आप लोगों को यहाँ पर समझाता हूँ कि अगर अपन बात करें तो पुनः नियुक्ति नहीं की जा सकती, इसका क्या मतलब है। इसका ये मतलब है मेरे दोस्तों कि मान लीजिए आप जो है लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं, है ना। अगर आप मान लेते हैं कि आप जो है लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं और अगर आप लोगों का एक बार जो है रिटायरमेंट हो गया है, एक बार वह रिटायरमेंट हो गया है, तो मान के चलिएगा कि आप उस पद पर पुनः नियुक्त नहीं किए जा सकते हैं। हम ये मानते हैं कि आप मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं और आपकी अवधि पूरी हो गई है, तो आप क्या करेंगे, जो है आपका कार्यकाल पूरा हो गया है, 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर आप पुनः उसी पद पर, अध्यक्ष के पद पर जो है क्या कर सकते हो, नियुक्त नहीं किए जा सकते। अगर आप अध्यक्ष हो तो आप सदस्य के पद पर नियुक्त नहीं किए जा सकते हो। लेकिन अगर आप सदस्य हो मेरे दोस्तों, लेकिन आप जो है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के सदस्य हो, तो आप क्या कर सकते हो, आप अध्यक्ष के रूप में क्या कर सकते हो, जो है नियुक्त किए जा सकते हो। मतलब कि आप जिस पद पे हो उस पद पे आपका कभी भी पुनः नियुक्ति नहीं की जा सकती। आप अध्यक्ष हो तो आप अध्यक्ष के पद पर नियुक्त नहीं किए जा सकते, लेकिन उसके निचले क्रम पर भी आप क्या नहीं किए जा सकते, जो है आप लोगों को नियुक्ति नहीं की जा सकती है। लेकिन सदस्यों के रूप में ऐसा होगा कि लेकिन अगर आप सदस्य हो तो सदस्यों के रूप में आप क्या कर सकते हो, सदस्य हो, और अगर सदस्य से आप रिटायर्ड होते हो तो आप अध्यक्ष के रूप में काम कर सकते हो। लेकिन अगर आप अध्यक्ष के रूप में रिटायर्ड होते हो तो मेरे दोस्तों ये मान के चल देना, आप अध्यक्ष के रूप में वहां पर काम नहीं कर सकते। अब आपके पास क्या ऑप्शन बनता है, या तो फिर आप जो है एमपीपीएससी को छोड़कर जो है आपको क्या कर सकते हैं, यूपीएससी का अध्यक्ष बना सकते हैं, तो आप इसका अध्यक्ष बन सकते हो। या किसी भी स्टेट में जो है क्या कर सकते हो, दूसरे स्टेट का जो है राज्य, दूसरे स्टेट की जो लोकसभा है उसमें सदस्य बन सकते हो, या फिर उसमें अध्यक्ष बन सकते हो। तो ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल रहेंगे। तो सीधा सीधा मेरा मतलब है कि आप जिस पद पर भी हो उस पद पर आप क्या कर सकते हो, पुनः नियुक्त नहीं हो सकते मेरे दोस्त। आगे जब हम आगे बढ़ते हैं तो 320 के अंतर्गत क्या दे रखा है, 320 के अंतर्गत जो है इसका कार्य दे रखा है। तो इसका जो प्रमुख कार्य होता है मेरे दोस्तों, लोक सेवकों की नियुक्ति करना होता है। क्या होता है आपका, लोक सेवकों की नियुक्ति करना, लोक सेवकों की नियुक्ति करना। इसका जो मुख्य कार्य होता है वह क्या होता है, लोक सेवकों की नियुक्ति करना, परीक्षा को आयोजित करवाना, है ना। तो ये इसके कार्य होते हैं। तो 320 के अंतर्गत कार्य दिए हुए हैं। 321 की जब हम बात करते हैं तो 321 के अंतर्गत राज्य लोक सेवा आयोग का कार्य का विस्तार दिया हुआ है मेरे दोस्तों। अब याद रखना कि अगर 321 के अंतर्गत राज्य लोक सेवा आयोगों का कार्यों का विस्तार करना है, जैसे मान के चल दीजिएगा, मैंने आपको अभी बताया है कि राज्य लोक सेवा आयोग जो होता है उसका कार्य क्या होता है कि भाई लोक सेवकों की नियुक्ति करे। लेकिन अगर उसके कार्यों में विस्तार करना है मेरे दोस्तों, मान के चल दीजिएगा कि अगर वह लोक सेवा आयोग की जगह मध्य प्रदेश में जो है
जो है एसआई की एग्जाम भी कराए या कांस्टेबल की एग्जाम भी कराए या पीईबी की एग्जाम भी कराए है या वापम वगैरह की इनकी भी एग्जाम अगर वह कराता है तो इसका जो दायरा है, इसका जो कार्य क्षेत्र है, इस कार्य क्षेत्र को बढ़ाने के लिए इसको विस्तार करने की जो अधिकार दिए हैं वह किसके पास हैं? राज्य के विधानमंडल के पास हैं। कि अगर राज्य लोक सेवा आयोगों का विस्तार करना है तो उसकी शक्ति किसके पास? तो मेरे दोस्तों राज्य के विधानमंडल के पास उसकी शक्ति प्राप्त है। अब हम आगे बढ़ते हैं, 322 की बात करते हैं। 322 में क्या दिया हुआ है? अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन। अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन मेरे दोस्तों किस माध्यम से दिए जाएंगे? तो अध्यक्ष एवं सदस्यों के जो वेतन है वह राज्य की संचित निधि के माध्यम से जो है आप लोगों के दिए जाएंगे। मतलब कि इन्हें जो भी सैलरी मिलेगी, वेतन भत्ते मिलेंगे, वह किस माध्यम से दिए जाएंगे? राज्य की जो संचित निधि है उसी के माध्यम से इन्हें पे किया जाएगा। वहीं अगर अपन बात करते हैं 323 की, तो मेरे दोस्तों 323 में वार्षिक प्रतिवेदन दिया हुआ है। राज्य जैसे कि संघ लोक सेवा आयोग में मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई वो अपना वार्षिक प्रतिवेदन मतलब कि एक वार्षिक रिपोर्ट है किसके समक्ष प्रस्तुत करती है? तो राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करती है। वहीं अगर अपन बात करते हैं राज्य लोक सेवा आयोग की, तो यहाँ पर भी जो वार्षिक प्रतिवेदन होता है, मतलब कि जो वार्षिक रिपोर्ट होती है वह राज्यपाल के पास जो है वह क्या करती है? राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर हमने बहुत शानदार तरीके से राज्य लोक सेवा आयोग पढ़ा है, जिसके अंतर्गत मैंने आप लोगों को प्रीलिम्स, फैक्ट, सामान्य परिचय और उसके अंतर्गत सारी की सारी जानकारी जो 318 से लेकर 323 तक आप लोगों को बतानी थी, बहुत शानदार तरीके से मैंने आप लोगों को एक एक करके चीज़ों को सिखाया है ना। अब कोई भी क्वेश्चन अगर आपकी एग्जाम में आता है, आप बहुत शानदार तरीके से चीज़ों को बना लोगे। इसका थोड़ा सा क्विक रिवीजन मैं आप लोगों को करवा देता हूं। 315 के अंतर्गत क्या दे रखा है, बहुत शॉर्ट में करवा देता हूं, आपके दिमाग में दिल और दिमाग में तस्वीर छप जाएगी कि 315 के अंतर्गत क्या होगा? राज्य का एक लोक सेवा आयोग होगा। 316 के अंतर्गत नियुक्ति एवं योग्यता दी है, राज्यपाल करेगा। आधे सदस्यों की जो है आप लोगों की योग्यता कैसी होनी चाहिए कि 10 वर्ष तक उसने राज्य के या केंद्र सरकार के प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर काम किया हो। 316 सबसेक्शन ए में कार्यवाहक राज्यपाल दिया हुआ, कार्यवाहक अध्यक्ष दिया हुआ है ना। कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा? आपका राज्यपाल करेगा, है ना। वही अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 316(2) के अंतर्गत मैंने आप लोगों को पदक्रम बताया था, पदावधि बताई थी, त्याग पत्र किसको देना है ना। कार्यकाल बताया था, तो पदावधि 65 वर्ष है, कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, त्याग पत्र राज्यपाल को देता है। 317 के अंतर्गत जो हमने पद से हटाने की प्रक्रिया देखी थी कि भाई किस तरीके से इसको हटाया जा सकता है, तो राष्ट्रपति इसको हटाएगा, ना कि राज्यपाल हटाएगा। इसलिए राज्यपाल आप बिल्कुल भी मत लगा के आना। अगर आपके ऑप्शन में आता है तो राज्यपाल मत लगा के आना। राज्यपाल नियुक्ति करता है, लेकिन हटाने की जो है अधिकार किसको है? आपको राष्ट्रपति को है। किस माध्यम से हटाएगा? कि भाई सुप्रीम कोर्ट की जांच होगी तो उसके माध्यम से ही हटाएगा, जांच होगी उसके बाद ही हटाएगा, है ना। और संवैधानिक कदाचार और अक्षमता के आधार पर उसको हटाएगा। 318 की अगर अपन बात करें तो वेतन एवं शर्तों का यहाँ पर क्या किया गया है मेरे दोस्तों? वेतन एवं शर्तों की हमने बात की। अध्यक्ष एवं सदस्यों की जो सेवा शर्तें, वेतन आदि की हमने बात की है कि भाई इसका निर्धारण कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। कौन से अधिनियम के माध्यम से करेगा? तो मध्य प्रदेश लोक सेवा शर्त अधिनियम 1973 के माध्यम से करेगा। सदस्य संख्या की फिर हमने बात की थी, 300 धारा 3 के अंतर्गत जो है सदस्य संख्या आप लोगों की यहाँ पर दी हुई है कि सदस्य संख्या 7 से अधिक नहीं होना चाहिए। फिर इसके वेतन की हमने बात की कि अध्यक्ष का वेतन कितना होगा? कि राजस्व विभाग का जो अध्यक्ष है उसका वेतन भी उसके बराबर ही होगा और सदस्यों का वेतन भी उनके सदस्यों के बराबर ही होगा, है ना। फिर हम बात करें, देखो 318 की बात कर ली। 319 में हमने ये देखा है मेरे दोस्तों कि पद पर पुनः नियुक्ति नहीं की जा सकती। आप जिस पद पर हो उस पद से आप रिटायर्ड होते हो तो उसी पद पर कभी भी आपको नियुक्ति नहीं मिल सकती। उसके बाद हम बात करते हैं 320 में इसके जो है इसके कार्य की जब हम बात करते हैं तो इसकी जो प्रमुख कार्य होता है लोक सेवकों की नियुक्ति कराना होता है। 320 की हम बात करें तो 320 की हमने बात कर ली। 321 की हम बात करें तो मेरे दोस्तों राज्य लोक सेवा आयोगों को कार्य का विस्तार जो है किसके अंतर्गत दे रखा है? आपका राज्य के विधानमंडल के पास यह शक्ति है कि वह राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार करे। और 322 की जब हम बात करते हैं तो अध्यक्ष एवं सदस्यों का वेतन किसके माध्यम से दिया जाता है? राज्य की संचित निधि के माध्यम से दिया जाता है। 323 में वार्षिक प्रतिवेदन मैंने आप लोगों को बताया कि 323 के अंतर्गत वार्षिक प्रतिवेदन जो है किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा? वार्षिक रिपोर्ट जो है राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। अब आप लोगों के एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चन आ जाएगा, आप बहुत शानदार तरीके से बना लोगे, ठीक है। तो अब मैं आपसे अगली क्लास में मिलूंगा मेरे दोस्तों, जिसमें मैं आपसे लेखा जो है आप लोगों को कैग के बारे पे हम बात करेंगे, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के बारे में हम बात करेंगे। बहुत शानदार तरीके से अपन इस चीज़ को सीखेंगे। और इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। संपूर्ण अकेडमी का यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मैं मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और धन्यवाद।